टाइम था अप्रैल 2011 का और जगह थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद का दरिया खान शहर। जब दो लड़कियां बहुत ज़्यादा निराश हालत में वहां के कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी, क्योंकि इस घटना से जस्ट एक दिन पहले ही इनकी 24 साल की बहन सायरा परवीन की कैंसर से मौत हो जाती है। वो पिछले काफ़ी दिनों से कैंसर से जूझ रही थी और अब अप्रैल 2011 में उसकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है। एक दिन पहले ही इसके घर वालों ने ले जाकर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया था। और इस टाइम सायरा परवीन की दो बहनें थी, एक भाई था, और वो दोनों की दोनों बहनें अपनी बहन के लिए फातिमा पढ़ने के लिए इस टाइम कब्रिस्तान जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान में घुसकर वो अपनी बहन की उसी कब्र के पास पहुंचती हैं जहां पर कि एक दिन पहले ही उनकी बहन को दफनाया गया था, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है कि आखिरी टाइम में जिस तरीके से कि इसकी बहन को दफनाया गया था, वैसी तो कब्र अब इसकी नहीं है, क्योंकि सायरा परवीन को आखिरी टाइम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सलीखे से दफनाया गया था। लेकिन जैसे ही उसकी बहनें यहाँ पर आखिरी टाइम में उसके लिए दुआ करने के लिए आती हैं, तो उन्होंने देखा कि इसकी कब्र के साथ कुछ न कुछ छेड़खानी की गई है। और जब वो वापस अपने घर पर पहुंचती है तो उन्होंने जाकर सारी की सारी चीज़ें अपने भाई को, माता पिता को और बाकी परिवार के सदस्यों को बताई, जिसे कि सुनकर उसके परिवार के लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि हमने उसे बहुत ही अच्छे से वहां पर दफनाया था, और जैसे कि अब ये लड़कियां आकर हमें बता रही है, ऐसा तो मंजर वहां का था ही नहीं। जिसके चलते उसके परिवार के लोग दोबारा से उसी कब्रिस्तान में जा पहुंचते हैं जहां पर कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी बेटी को दफनाया था। और उन लोगों ने जब उसकी कब्र को ऐसी हालत में देखा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि ऐसी कंडीशन में तो हम लोग इसे छोड़कर नहीं गए थे। और उन्होंने कसी फावड़े लेकर वहां पर खुदाई करना शुरू कर दिया। वो लोग लगातार खुदाई करते जा रहे थे। उसके बाद वो लोग उस जगह पर भी जा पहुंचते हैं जहां पर कि उन्होंने वो ताबूत आखिरी टाइम में गाड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर तो सायरा परवीन है ही नहीं। उसकी बॉडी इस टाइम यहाँ से गायब हो चुकी थी। और इस चीज को लेकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब उनकी बेटी की मृत्यु भी हो चुकी थी, तो ऐसा कौन व्यक्ति है, या फिर क्या उनकी बेटी के साथ ऐसा यहाँ पर हुआ होगा कि उनकी बेटी कब्र से ही गायब हो गई। तो इन्हीं सारी चीजों का कंफ्यूजन लेकर वो यहाँ पर आसपास में पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता तो सीधा का सीधा वो पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के पास भी ये एक काफी ज्यादा अजीब खबर पहुंची थी, जिसके चलते ऑफिसर्स यहाँ पर कब्रिस्तान में आ पहुंचते हैं। कब्रिस्तान के आसपास जितने भी घर थे उन सभी लोगों से पुलिस वालों ने पूछ लिया था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगता है जिससे कि वो लोग इस बात का अंदाजा लगा पाए कि सायरा परवीन के साथ क्या हुआ होगा। तो इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद पूछताछ जब पुलिस की पूरी हो चुकी थी और उनके हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लगता, तो ऑफिसर्स वापस चले जाते हैं। लेकिन इसी शाम एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचता है और उसने ये बात बताई कि जनाब, मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप लोग जब वहां पर आए थे मैं वहां पर था ही नहीं। और जो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी थी इस केस में, वो ये है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा था, वो उस कब्रिस्तान के अंदर बाहर काफी बार आया और गया था। मैं आपको ये बात तभी बता देता, लेकिन उस टाइम मैं घर पर नहीं था। और उसके बाद बैठकर उसने पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें बताई कि जनाब, जिस रात ये लड़की गायब हुई है अगले ही दिन वहां पर आप लोग आ ही चुके थे। मैं कल तो आप लोगों से नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं आप लोगों के पास आकर वो पूरी की पूरी कहानी डिटेल से बताने के लिए तैयार हूँ। और उसने बताया कि मैंने एक व्यक्ति को, जो कि हमारे ही यहाँ का आसपास का रहने वाला है, मैंने उसे कब्रिस्तान में काफ़ी बार आते और जाते देखा था। उसके परिवार के सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर क्यों जा रहा था। तो आप लोग अगर उसी से पूछताछ कर लेते हैं तो सस्पिशियस इंसान तो मुझे वही लग रहा था, आप उससे पूछ लीजिए, हो सकता है आपको कुछ पता चल जाए। तो उस व्यक्ति का पता ठिकाना लेकर पुलिस ऑफिसर्स मोहम्मद फरहान अली के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक व्यक्ति ने आकर दरवाजा खोल भी दिया। और पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही अंदर जाते हैं तो फरहान से इस टाइम पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं कि वो वहां पर कब्रिस्तान में करने के लिए क्या गया था। तो फरहान ने मना कर दिया कि जनाब, मैं तो
तो गया ही नहीं। उसने बताया कि हो सकता है मेरा भाई आरिफ वहां पर गया हो, लेकिन उस बारे में भी मुझे नहीं पता कि वो किस लिए गया था। वैसे इस टाइम वो घर पर तो नहीं है, अभी कुछ एक देर पहले ही वो घर से निकला है। जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स सबसे पहले तो इनके पूरे के पूरे घर की ही छानबीन करने लगते हैं। वो उसके माता पिता से मिलते हैं, उनकी एक बहन थी जो कि दिव्यांग थी, वो लोग उससे भी पूछताछ करते हैं, लेकिन इनके परिवार के लोग कुछ भी ऐसी सस्पिशियस चीज पुलिस को नहीं बताते जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स इनके ऊपर शक कर पाए। पूरे के पूरे घर को इस टाइम पुलिस के द्वारा छान दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक कमरे को छोड़कर। उसके ऊपर इस टाइम ताला लगा हुआ था। तो पुलिस ने ये बात पूछी कि ये कमरा किसका है। फरहान ने ये बात कही कि ये कमरा उसके भाई आरिफ का है, वो अभी अभी अपने कमरे को ताला लगाकर घर से बाहर गया है। तो उन्होंने उसकी चाबी उनसे ली और उसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलकर वो लोग उस कमरे के अंदर घुसते हैं तो पुलिस ने देखा कि यहाँ पर ज्यादा सामान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सी खाट यहाँ पर एक कोने में रखी हुई है और एक तरफ इस कमरे के आंगन में कुछ एक पतीली जैसी चीज रखी हुई है, एक दो बोतल वगैरह रखी हुई हैं। तो पुलिस ने जाकर जब उस पतीली को अच्छे से देखा तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर तो मांस पकाया गया है और उन्हें यही बात लगती है कि जरूर आज इनके घर पर नॉनवेज बना होगा। लेकिन इसी टाइम जब पुलिस ऑफिसर्स अपनी छानबीन कर रहे थे तो उन्हें एक कीड़ियों की लाइन भी दिखती है, जिसे कि पीछा करते करते जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि ये चींटियों की लाइन तो इस खाट के नीचे से आ रही है। और उन्होंने जब उस खाट को हटाया तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस खाट के नीचे एक बोरी रखी हुई थी और ये सारी की सारी चींटियां इसी बोरी में घुस रही थी। इस बोरी के नीचे इस टाइम कुछ एक खून भी इकट्ठा हो चुका था। तो पुलिस ने इस बोरी के बारे में इन लोगों से पूछताछ जब करनी शुरू की तो पूरे के पूरे परिवार ने मना कर दिया कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर आखिरकार क्या है। तो पुलिस ने उस बोरी को खुद ही खोलना शुरू कर दिया और उसके बाद एक लड़की की बॉडी उस बोरी से बाहर निकाली जाती है, जिसके कि इस टाइम पैर को पूरे तरीके से गायब कर दिया गया था। उसके पूरा शरीर इस टाइम उस बोरी में नहीं था। तो पुलिस के द्वारा इस बॉडी को उस पतीली को भी अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इसके अलावा इनके परिवार के लोगों को भी पुलिस ऑफिसर्स अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ अब आरिफ घर से बाहर गया हुआ था तो उसका पता ठिकाना निकालकर पुलिस ऑफिसर्स आरिफ को भी पकड़ लेते हैं। आरिफ को भी पकड़ लिया गया था, उसके भाई फरहान भी इस टाइम पुलिस की हिरासत में था। तो उन दोनों से ही भाइयों से जब पूछताछ की जाती है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल चुका है जिसने कि ये सारी चीजें बताई थी, उसके बाद हम लोग तुम्हारे घर पर पहुंचे थे और अब जो वहां पर क्राइम सीन हमें मिला है उसके बारे में तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं। और उन दोनों से जब जोर जबरदस्ती करके मशक्कत करके पूछताछ की जाती है उसके बाद उन दोनों ही भाइयों ने पुलिस के सामने कुछ एक ऐसे खुलासे करने शुरू किए जिसे कि सुनकर उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले नहीं जबकि पूरी की पूरी दुनिया ही दहल चुकी थी। उन्होंने ये बात बताई कि हाँ, उस लड़की को कब्र से वही लोग निकाल कर लेकर आए थे और आखिरी टाइम में जो पुलिस ऑफिसर्स को वो पतीली मिली थी उसके अंदर मांस के कुछ एक टुकड़े भी मिले थे। वो टुकड़े किसी और चीज से नहीं जबकि इसी लड़की के मांस से बनाए गए थे। उन दोनों ही भाइयों ने ये चीज डिटेल से पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि जनाब यहाँ पर मांस बहुत ज्यादा महंगा बिकता है और अगर किसी गरीब आदमी को मांस खाना हो तो वो कहाँ से खाएगा। और यही कारण था कि मुर्दा हो जाने के बाद किसी भी शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। तो उन दोनों ही भाइयों ने मिलकर ये सारे के सारे कारनामे यहाँ पर करने शुरू कर दिए। तो पुलिस ऑफिसर्स ने इनकी सारी की सारी डिटेल इस टाइम निकालनी शुरू की कि आखिरकार ये बंदे किस तरीके से सोच रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। और पुलिस को पता चलता है कि जब ये छोटे थे तो इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे तैसे कर जब ये बड़े हो चुके थे तो इनकी शादी करवा दी जाती है, लेकिन काम धंधा करके ये दोनों ही खुश नहीं थे, जिसके चलते इनकी वाइफ भी इन्हें छोड़कर चली जाती है। अब ये दोनों के दोनों भाई अपने घर पर ही रहा करते थे और यही कारण था कि अपनी जिंदगी से परेशान होकर ये दोनों एक तांत्रिक के पास जा पहुंचते हैं। तांत्रिक वाली भी बात उन्होंने बताई, डिटेल से बताया कि वो लोग अपनी किस्मत को लेकर बहुत ज्यादा तंग रहा करते थे कि जैसे आज के टाइम में इनके हालात हैं ये अपने हालातों को किस तरीके से सुधार सकते हैं। और उस टाइम एक तांत्रिक ने इन्हें ये बात कही थी कि ये लोग जितना भी इंसानी मांस खाएंगे उतने ही दुख और तकलीफें इनकी कम हो जाएगी, जिसके चलते ये लोग सबसे पहले तो यही बात सोचते हैं कि हम लोग एक इंसान को मार डालेंगे, उसके बाद
बाद उसके शरीर को हम लोग खा लेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि उसके परिवार के लोग बाद में उसे ढूंढेंगे, हो सकता है पुलिस ऑफिसर्स इन्हें पकड़ कर ले जाएं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर मांस बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, वैसे भी हम लोग मांस नहीं खा पाते। और यहाँ पर कब्रिस्तान में ऐसे काफ़ी सारे लड़के और लड़कियों को लाया जाता है जो कि नेचुरली डेथ के बाद यहाँ पर दफना दिए जाते हैं। तो क्यों न हम लोग इन्हें ही अपना शिकार बना लें। और यही कारण था कि पहली बार वो कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ से एक बॉडी निकाल कर लाते हैं, उन्हें अपने घर पर लाकर अच्छे से जैसे भी उन्हें भूनना वो लोग चाहते थे वैसे ही बनाकर वो उसे खाने लगते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है इसमें जी, ये लाश वगैरह को ले आया है जी, निकाल कर। किसको पता है कितना अच्छे से निकाल रहा। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश ले आया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश ले आया। पहली लाश है ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पहली बार उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, दूसरी बार अजीब लगता है, तीसरी बार अजीब लगता है, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में सुख भी तो चाहिए था, जिसके चलते वो लोग इस काम में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। और इनका ये कहना था कि इन्होंने करीबन आज तक 100 से कहीं ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कि बिल्कुल इसी तरीके से उबाल कर या फिर भून कर खा लिया है। उन्हें ये लगा करता था कि उसकी बहन इस टाइम दिव्यांग है तो इसे भी बहुत ज्यादा दुख है, इसका भी दुख थोड़ा कम हो जाना चाहिए। और दुख तो तब कम होगा जब ये इंसानी मांस को खाएंगे। तो खुद के साथ साथ ये अपनी उसी दिव्यांग बहन को भी वो मांस खिलाया करते थे। वो ऐसा खाना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जबरदस्ती अपनी बहन का दुख कम करने के लिए, जैसा कि उस तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि जितना ज़्यादा वो इंसानी मांस खाएंगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें इनकी कम हो जाएंगी, जिंदगी की उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो वो खुद भी उसे खाते और अपनी बहन को भी वो लोग खिलाया करते थे। और जब पहली बार पुलिस इनके घर पर पहुंचती है तो वही इनकी बहन पुलिस को देखते ही समझ चुकी थी कि अब इसके भाइयों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। वो अपने भाइयों को कभी पुलिस वालों को पकड़ाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके भाई जबरदस्ती उसे बॉडी पार्ट्स खिलाया करते थे वो भी नहीं खाना चाहती थी। पुलिस को जैसे ही अली ब्रदर्स के ये सारे कारनामे पता चलते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश करती है। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं जी? किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी ये कितने अरसे से खा रहे हो तुम निकाल के? 3-4 जी मैंने फूल उठाए हैं। फूल का क्या मतलब है? बच्चे जी। अच्छा। और ये एक बड़ी कब्र, बस दुनिया को देख देख कर, शरीके को देख देख कर। और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया? जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया है जी? जी। मुंह ऊपर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और तूने भाई ऊपर कर हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी, नहीं जी। लेकिन जज भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हैरान रह चुका था कि आज से पहले इस तरीके का कोई यहाँ पर मामला ही नहीं आया। इसके ऊपर तो कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि कोई बंदा अगर बॉडी के साथ कुछ ऐसा करता है या फिर वो डेड बॉडी को अगर खा जाता है तो उसे सज़ा क्या दी जाएगी। जिसके चलते आखिर में जज ने ये बात कही कि इन्होंने किसी की जान नहीं ली है, सिर्फ और सिर्फ उन बॉडियों को वहाँ पर दफना दिया गया था। उन्होंने उन सारी डेड बॉडी के साथ बदसलूकी की है, जिसके चलते इन्हें ज्यादा सजा तो नहीं मिलती और सिर्फ 2 साल की सजा देकर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। और 2013 आते आते इन दोनों को जेल से रिहा कर भी दिया जाता है। इस टाइम तक पब्लिक का गुस्सा बहुत ज्यादा फूट चुका था कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो लोग मरने के बाद भी सेफ नहीं हैं, तो इन लोगों को जिंदा तो नहीं छोड़ा जाएगा। जिसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है कि कहीं लोग इन्हें मार ही ना डालें। स्पेशली तौर पर पुलिस ऑफिसर्स इनके साथ छोड़े जाते हैं और उसके कुछ एक दिनों बाद ही इनकी पूरी की पूरी लोकेशन बदल दी जाती है, नाम वगैरह बदल दिए जाते हैं ताकि ये लोग अपनी एक नई अच्छी जिंदगी दोबारा से शुरू कर पाएं। लेकिन इन सारी ही चीजों को बीते हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता था जहां पर इन दोनों ही भाइयों को शिफ्ट किया गया था एक नई जगह पर। उनके पड़ोसियों का ये कहना था कि जनाब हमारे पड़ोस से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। पुलिस ऑफिसर्स सीधा का सीधा उनके पड़ोस में जा पहुंचते
हैं, दरवाजा खटखटाया जाता है और गेट खुलते ही सामने तो अली ब्रदर मौजूद थे। उन्होंने एक व्यक्ति को अब फिर से मार रखा था। उसे वो लोग उबालकर इस टाइम खाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी गर्दन एक तरफ रख रखी थी और दोबारा से ये केस जब दुनिया के सामने आने लगता है तो पाकिस्तान के लोगों में हद से ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। उनका ये कहना था कि हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं उन्हें मरने के बाद भी इस तरीके से खा लिया जाएगा, मरने के बाद भी उनका पीछा अगर नहीं छोड़ा जाएगा, अभी भी वो सेफ नहीं हैं, तो जिंदा इंसान कैसे सेफ रह सकते हैं। और लोग लगातार इनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। लोगों के अंदर अब इतना गुस्सा भर चुका था कि वो लोग किसी भी कीमत पर इनकी जान ले लेना चाहते थे। लेकिन जैसे ही दोबारा से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज ने उसके ऐसे कारनामों को देखते हुए 12 साल की सजा सुनाई जाती है और उस सजा के मुताबिक इन दोनों ही भाइयों को अब 2027 में बरी कर दिया जाएगा। और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। ये लोग जैसे ही जेल से बाहर आएंगे तो हो सकता है अपने वही पुराने कारनामे ये लोग शुरू कर दें। आप लोग इन दोनों ही भाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरी तरफ उन परिवारों के बारे में जिन्हें की बाद में पता चला होगा कि वो लोग बड़े ही आराम से अपने यार रिश्तेदारों को दफना कर आ चुके थे, ये बात सोचकर कि अब इनको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये दरिंदे उनकी कब्र से उनकी बॉडी को बाहर निकालकर इतना ज्यादा बेरहमी से पका कर उबाल कर खा जाया करते थे। आखिरकार उनके उन रिश्तेदारों को ये सारी ही चीजें पता जब चली होंगी तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। टाइम था 13 अप्रैल 2023 का और जगह थी पाकिस्तान के कराची का गुलशन इकबाल, जब यहीं पर एक स्कूल में आसिक हुसैन नाम का एक व्यक्ति चौकीदारी किया करता था। वो अपने पूरे के पूरे परिवार को लेकर इस स्कूल में रहा करता था। इसकी फैमिली में इसके अलावा इसकी पत्नी नरगिस और 6 बच्चे थे। स्कूल की चौकीदारी से जितने भी उसे पैसे मिला करते थे उससे सिर्फ और सिर्फ वो अपने घर का गुजारा कर पाया करता था, जिसके चलते उसके पास एक्स्ट्रा कुछ भी पैसे नहीं बच पाते। तो अब यहाँ पर ये स्कूल पूरे तरीके से बंद हो चुका था। पिछले लगभग 1 साल से इसमें कोई भी बच्चा नहीं आया था, तो पूरा का पूरा इस टाइम स्कूल बंद था। इसकी बस इतनी ही जिम्मेदारी थी कि कोई चोर आकर इस स्कूल का कुछ ना कुछ सामान ना चुरा ले जाए। तो इसकी पूरी ही फैमिली जब यहीं पर स्कूल में ही रहा करती थी तो बाकी परिवार के लोग भी इस काम को बड़े ही आराम से कर सकते थे। और आसिक हुसैन मार्केट में निकल पड़ा करता था, वहां पर जाकर छोटा मोटा वो काम करने लग जाता जिससे वो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए, क्योंकि उसे शाम को शराब भी तो पीनी हुआ करती थी। तो जितने भी पैसे वो कमा पाता वो सारे के सारे पैसे लेकर जैसे ही वो वापस घर पर आता तो शाम को वो ठेके पर पहुंच जाता और वहां से शराब खरीद लेने के बाद वो आकर आराम से शराब पीता। और जैसे ही अगली सुबह होती तो उसका मेन फोकस बस इसी बात के ऊपर रहा करता था कि जैसे तैसे कर आज उसके पास कुछ एक पैसे आ जाएं ताकि शाम का उसका जुगाड़ हो जाए। और अब आखिरी टाइम में 2023 में तो वो पैसा कमाने के लिए हद से ज्यादा नीचे गिर जाता है। ये सारी की सारी घटना शुरू हुई 13 अप्रैल 2023 की सुबह के करीबन 3 बजे का जब टाइम हुआ था। तो आसिक हुसैन की सबसे बड़ी लड़की जो कि इस टाइम 19 साल की थी, अभी सिर्फ सुबह के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हुआ था कि उसे कुछ एक आवाजें आने लगती है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, वो खड़ी होती है। बाहर जाकर जब देखने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ये जो थोड़ी बहुत इस टाइम आवाजें आ रही हैं ये कहीं और से नहीं जबकि उसके माँ और पिता के रूम से आ रही है। तो उसने जाकर वहां पर एक छोटा सा छेद था, उस छेद से अंदर की तरफ देखना जब शुरू किया तो उसे पता चलता है कि इस टाइम उसकी माँ और उसके पिता काफी ज्यादा बुरे तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। तो अब वो कुछ कर तो नहीं सकती थी क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। इसके माता पिता अक्सर लड़ाई करते रहा करते थे, तो आज भी वो सिर्फ और सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन आज का दिन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है और उसके बाद जब वो उस छोटे से छेद से अंदर की तरफ देख रही थी तो उसने पाया कि आसिक हुसैन अपनी पत्नी नरगिस को तकिए से इस टाइम दबा रहा है। तो वो लड़की इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था जिसके चलते वो अपनी माँ की मदद नहीं कर पाई। दूसरी तरफ आसिक हुसैन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि इस टाइम उसकी बड़ी बेटी जाग चुकी है और उसने इन सारे ही कांडों को अंजाम देते हुए उसे देख लिया है, क्योंकि इस टाइम तक आसिक हुसैन ने उस तकिए से अपनी पत्नी का दम घोटकर उसकी जान
जान ले ली थी और इन सारी ही चीजों को उसकी सबसे बड़ी 19 साल की बेटी ने देख लिया था। जी, रात के 3 बजे का टाइम और हम सब सो रहे थे। मैंने एक आवाज़ सुनी, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अपनी अम्मी के चेहरे पर तकिया रखा, उसके बाद बेसन रखा हुआ था। जब मैं उठी मैंने अब्बू से कहा कि आप क्या कह रहे हो? उसने तकिया अपने पीछे रखा और कहा कि मैं तकिया सही कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने अम्मी को हिलाया तो वो नहीं हिल रही थी, सिर्फ उसकी अंगूठे हिल रहे थे, बाकी नहीं हिल रही थी। जब मैंने शोर मचाया तो अब्बू ने मैं मारा, कमरे में बंद किया और कहा कि अगर आप लोगों ने किसी से कहा तो हम माँ को भी मार देंगे। वो उनके पास ही उनको भी साथ लेके गए। एक बहन है और 2 भाई हैं। हम लोग कमरे में मतलब 5-6 सेकंड रहे, उसके बाद हमने कमरे को धक्का दिया और वो खुल गया। हम लोग गेट की तरफ भागे और मामू के यहाँ चले गए। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे को लॉक सही नहीं लगा था। हम लोग निकले बाहर तो हम लोग चलने लगे, भागने लगे तो हम लोग रश्क में बैठे और मामू के यहाँ चले। वो किचन में गए थे और किचन को लॉक किया था वहाँ। हम लोग मामू के आए, वहाँ से मामू भी हम सब लोग अपने घर आए। वहाँ पे ताला लगा हुआ था। वहाँ से दूसरे चौकीदार भी था उमर, वो कूदा, उसने दरवाज़ा खोला और जब हम लोग किचन की तरफ गए, किचन को धक्का दिया तो वहाँ पर देखा कि देख रखा हुआ था और उसमें अम्मी ऊपर। तो वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उसके बाद उसे धमकाना शुरू कर देता है कि अगर उसने किसी को भी इन सारी ही चीज़ों के बारे में बताया तो वो उसे भी उसकी माँ के पास पहुंचा देगा। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि अभी अभी कुछ एक देर पहले ही उसने अपनी माँ की मौत को देखा था कि कितने ज़्यादा बुरे तरीके से उसके पिता ने उसकी माँ की जान ले ली। लेकिन जैसे ही सुबह के करीबन 5-5:30 बजे का टाइम होता है, वो दोबारा से उठती है। जैसे ही वो घर के बाहर आती है तो उसने देखा कि इस टाइम इसके पिता यहाँ पर नहीं है, तो वो तुरंत वहां से घर से बाहर निकलती है। तो आसपास में वो इस टाइम देख रही थी कि कहीं उसे भागते हुए उसके पिता देख ना लें और उसके बाद वो सीधा का सीधा मार्केट की तरफ जाने लगती है। बीच रास्ते में ही उसे 2 लोग मिल जाते हैं। वो जल्दी से जल्दी अपने आप को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि उसके पिता ने उसकी माँ तक को नहीं छोड़ा तो वो जरूर इसकी भी जान ले लेंगे। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वो कहानी बतानी चाहिए जो कि अभी अभी उसके साथ घटी थी। तो बीच रास्ते में जो 2 लोग मिले थे, सुबह सुबह वो वॉकिंग के लिए निकले हुए थे। उसने उन दोनों को ही वो सारी की सारी चीजें बताई कि किस तरीके से उसके पिता ने उसकी माँ की जान ले ली और दूसरी तरफ वो ये बात उन दोनों ही लोगों से बताते हुए, उनसे मदद मांगते हुए वो दूसरी तरफ जाने लगती है क्योंकि इस टाइम उसने ये बात सोची थी कि कोई और व्यक्ति मेरी मदद करे या ना करे, कम से कम मेरे मामा मेरी मदद जरूर करेंगे। तो इन दोनों ही लोगों को ये बातें बताकर वो सीधा का सीधा अपने मामा के घर की तरफ निकल पड़ती है। और जैसे ही इन लोगों को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले आशिक हुसैन ने अपनी पत्नी को इतना ज्यादा बुरे तरीके से मार दिया है, तो उन्होंने भी ये बात सोची कि अकेले तो वहां पर जाने पर उनकी जान को रिस्क हो सकता है, तो वो लोग अगर पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। और उसकी बेटी ने ये सारी की सारी बातें बताई है तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। तो वो लोग सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरी तरफ आशिक हुसैन की 19 साल की लड़की अपने मामा के घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर उसने अपने मामा को सारी की सारी चीजें बताई। उसका मामा, मेरा सैयद नासिर हुसैन, मेरी जो भतीजी है ये रो रही थी कि मामू अब्बा ने अम्मी को मार दिया। तो हम लोग सारे परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे, ऐसे कौन सा आफत आ गई कि मेरी बहन को मार दिया। तो ये कोई भी नहीं मान रहे। जो भी है लोगों का गलत ज़हन है, कोई क्या सोचते हैं क्योंकि बड़ा वाक़या हुआ है ना, बड़ा घटिया काम किए जो इसने काम किए। अपनी भांजी को लेकर आशिक हुसैन के घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके मामा को और आशिक हुसैन की 19 साल की लड़की को ये बात पता चलती है कि इस टाइम इस घर के अंदर कोई भी नहीं है। आशिक हुसैन इस टाइम अपने सारे ही बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं पर जा चुका है और जो उसने उसकी पत्नी की जान ले ली थी, इस टाइम तो उसकी पत्नी की भी बॉडी यहाँ पर नहीं है। लेकिन उन्हें पक्का विश्वास था कि भले ही वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया हो, लेकिन एक बॉडी को वो अपने साथ नहीं ले जा सकता, जिसके चलते वो यहीं पर आसपास में थोड़ी तहकीकात करनी शुरू कर देते हैं। तब तक वो दोनों बंदे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर अपने साथ यहाँ पर आ चुके थे। पुलिस ने यहाँ पर आकर जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो ये बात पता चलती है कि इस स्कूल के अंदर एक स्पेसिफिक जगह ऐसी मौजूद थी जहाँ पर कि बच्चों के लिए खाना बनाया जाया करता था और उसी कमरे से इस टाइम धुआं बाहर आ रहा है। तो एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स आशिक हुसैन का साला वहीं पर उसी कमरे में जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक काफी बड़ी कढ़ाई यहाँ पर चूल्हे के
ऊपर चढ़ाई गई है। इसके नीचे इस टाइम आग जलाई गई है और उस कढ़ाई के अंदर इस टाइम कुछ ना कुछ उबल रहा है। तो पुलिस वाले आगे जाकर जब वहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं इस टाइम हो चुका था। वो लोग अच्छे से तो देख नहीं पाए, वैसे भी इस टाइम सुबह का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था। तो पुलिस ऑफिसर्स थोड़ा नजदीक जाकर अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लोग उस चूल्हे के बस पास में पहुंचने ही वाले थे कि उसी टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ पर साइड में 2 टांगे पड़ी हुई हैं। ये कोई नॉर्मली टांग नहीं थी, जबकि ये इंसानी टांग थी। और जब उन लोगों ने उस कढ़ाई के अंदर देखा तो उन लोगों ने पाया कि इसके अंदर तो एक इंसान को पकाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे कि कढ़ाई में सबसे पहले पानी डाल लेने के बाद इसके अंदर डाला गया होगा। इसके हाथों को काट दिया गया है, सिर को काट दिया गया है और उसके बाद जितने भी बॉडी पार्ट्स यहाँ पर मौजूद थे, जितने भी इस कढ़ाई के अंदर आ सकते थे, उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को इस कढ़ाई के अंदर डाला गया है। तो वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने अब वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, तो वहीं पर साइड में रखे हुए एक डंडे से एक हाथ को पकड़ा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जब वो उस हाथ को बाहर निकाल रहे थे तभी उसकी उंगली को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन तभी वो हाथ कोहनी के पास से टूटकर वापस से उसी कढ़ाई में गिर जाता है। कुछ एक देर पुलिस ऑफिसर इस चीज को देख नहीं पाते हैं, तो वो लोग सबसे पहले तो बाहर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अब अंदर काफी ज्यादा गंदी बदबू भी फैल चुकी थी, तो अपने मुंह पर कपड़ा वगैरह बांध लेने के बाद दोबारा से अंदर जाते हैं। कुछ एक कपड़ों की मदद से उस कढ़ाई को दोनों ही तरफ से पकड़ा जाता है और उसके बाद उस कमरे से बाहर लाया जाता है। बाहर लाने के बाद उसका सारा का सारा पानी निकाल लेने के बाद इस बॉडी के सारे हिस्सों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये कोई और नहीं जबकि आसिक हुसैन की पत्नी नरगिस है। पुलिस वालों ने बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ नरगिस की बेटी और नरगिस का भाई वहीं पर खड़े हुए थे। वो लोग अपने फैमिली मेंबर की इस तरीके से बॉडी को नहीं देख पाते हैं, जिसके चलते वो लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन आसिक हुसैन पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाता है। जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस वाले उसकी खोजबीन कर रहे थे, तो आसिक हुसैन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और जब उसे गिरफ्तार करके लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि उसने इन सारे ही कांडों को क्यों अंजाम दिया, असल में उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था। तब जाकर बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं जिसे कि सुन लेने के बाद बहुत सारे लोगों का तो ये दावा था कि आसिक हुसैन अगर उस टाइम उनके सामने होता तो वो उनकी जान ले लेते। दरअसल आसिक हुसैन पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, जिसके लिए वो अक्सर मार्केट में जाया रहा करता था। वहां पर पैसे वगैरह कमाकर घर पर जैसे ही लाता तो शराब पीने लग जाया करता था। लेकिन कभी कभार उसे पैसे नहीं मिलते तो वो दूसरी तरफ अपनी पत्नी के ऊपर ये दबाव बनाने लग जाया करता था कि वो बाहर जाकर वेश्यावृत्ति करनी शुरू कर दे। वो उसके लिए खुद कस्टमर लेकर आएगा और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, जिसके बाद उनके घर की सारी किल्लतें दूर हो जाएंगी। उसे करना ही क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें करती जाए जो कि वो बोल रहा है। लेकिन नरगिस इस बात से इनकार कर देती है। काफी बार ऐसा हुआ था जब आसिक हुसैन अपने दोस्तों को लेकर अपने घर पर आया था और उसने अपनी पत्नी के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि वो उसके साथ जाकर सोए, क्योंकि ये लोग इसे पैसे देने वाले हैं और जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नरगिस ने इन सारी ही चीजों से साफ साफ इनकार कर दिया था और यही कारण था कि काफी बार इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहा करती थी। आसिक हुसैन सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि उसने अपनी 19 साल की जो उसकी बेटी थी उसका भी कहीं पर सौदा कर दिया था। जब वो मार्केट में जाया करता था तो वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहा करता था। उसका ये कहना था कि भाई तेरा जो भी शराब का खर्चा है, पैसे वगैरह तुझे चाहिए, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे शादी वगैरह करनी है, मेरे लिए एक लड़की देख दे। तो आसिक हुसैन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मेरी खुद की लड़की है, मैं उससे आपकी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे शराब का स्टॉक दे दीजिए, कुछ एक पैसे दे दीजिए ताकि मैं वापस घर पर जाकर शादी की तैयारियां कर पाऊँ। आसिक हुसैन अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया कि जो वो अपनी बेटी को इस तरीके से बेच कर आया है, वो अपनी बेटी की शादी यूं ही किसी से नहीं करने वाली। इस बात को लेकर भी इन दोनों के बीच लड़ाइयां हुआ करती थी। तरह तरह से ये लोग आपस में लड़ते रहा करते थे और 13 अप्रैल 2023 को भी कुछ रात को ऐसा ही हुआ था, जिसके चलते इन दोनों की ये लड़ाई हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद आसिक हुसैन यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि वो वहीं पर साइड में रखे हुए तकिए से अपनी पत्नी का गला घोटने लग जाता है।
उसने उसका दम घोट दिया और उसके बाद वो उसकी जान ले लेता है। इसमें दुश्मन चाहिए, खुदा के लिए देख हमारा बच्चा काम से अभी आया, दरवाजे के अंदर बंद किया, चरपाई डाला, बोले पागल पागल बात कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल पागल हूँ, मैं तो डिप्रेशन का मरीज हूँ। खुदा के लिए ऐसी चाहिए जो कैसी मेरे बेटे के साथ किया। ये 3 बच्चे, ये छोटी पुल जैसी बेटी को उठाया। मेरा बहुत अच्छा दामाद था, 9 महीने के बाद मेरा दामाद पागल हुआ है। नशा वगैरह भी करता? नशा तो 4 से शुरू से पीते थे। इसी वास्ते जो मेरे बेटे का कत्ल किया उसने ये गोली मूली खाया, मेरे बेटे को भी खिलाया। खुदा के लिए बस इंसाफ चाहिए 3 बच्चों के साथ। लेकिन इन सारी ही चीजों को उसके सबसे बड़ी बेटी देख लेती है और उसके बाद वो जाकर अपनी बेटी को भी धमकाने लग जाता है कि तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि मैंने इसकी जान ले ली है। हम लोग बाहर लोगों को ये बात कह देंगे कि इसका तो कैरेक्टर ही खराब था, ये किसी के साथ इस टाइम भाग गई है। उस टाइम उसकी बेटी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, जिसके चलते वो चुपचाप जाकर कमरे में सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही आशिक हुसैन आकर अपनी बेटी को देखता है और उसने देखा कि उसके सारे के सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बेटी यहाँ से गायब है, तो उसे शक हो चुका था कि वो जरूर पुलिस स्टेशन गई होगी, जिसके चलते वो अपने बाकी बच्चों को लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ज्यादा दिनों तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं रह पाया और आखिर में पुलिस ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अभी भी वो जेल की सलाखों में है। टाइम था 23 दिसंबर 2024 का और जगह थी केरल का चेरथल्ला का पाला, जब 55 साल की जैनम्मा सुबह सुबह उठकर कुछ एक तैयारी करने लगती है और उसके बाद उसने अपने पति अप्पाचन को ये बात बताई कि वो अपनी मेडिटेशन और योगा की क्लास के लिए जा रही है। इसकी पत्नी हर रोज इन क्लासेस में जाया करती थी, तो अप्पाचन ने ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसने यही बात कही कि ठीक है, अगर तुम तैयार हो चुकी हो तो तुम जा सकती हो। और उसके बाद वो अपने सुबह जल्दी वो उठ ही जाया करता था अपनी पत्नी के साथ साथ, और वो भी अपने काम पर लग जाता है। और दूसरी तरफ जैनम्मा अपने घर से निकल जाती है। उसके बाद नॉर्मली टाइम बीतने लगता है और अब काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। अभी तक जैनम्मा को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अप्पाचन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे दूसरी तरफ मार्केट का भी कुछ एक काम था, तो उसने अपनी पत्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है वो मार्केट ही निकल गई हो, कुछ एक सामान उसे लेकर आना हो, तो वो वापस अपने आप घर पर आ जाएगी, ज्यादा उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यही बात सोचकर वो भी मार्केट के लिए निकल जाता है और मार्केट से जो कुछ भी उसे सामान खरीदना था वो सारा ही सामान खरीद कर वो वापस घर पर आ जाता है। लेकिन घर पर आने के बाद उसने देखा कि अभी तक जैनम्मा वापस घर पर नहीं आई है और इस बात को लेकर अब वो थोड़ा थोड़ा परेशान भी होने लगता है कि उसकी पत्नी टाइम से वापस घर पर आ जाया करती थी, लेकिन आज जब वो मार्केट जाने वाला था वो उसी टाइम तक वापस नहीं आई थी और अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। और अभी भी अगर वो वापस नहीं आई है तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही हो। तो उसने सबसे पहले तो जहां पर वो योगा की क्लासेस लेने के लिए जाया करती थी उनके पास कॉल करके सारी ही बातें उन्हें डिटेल से बताई। तो उनके योगा क्लास के टीचर ने ये बात कही कि जैनम्मा आज आई जरूर थी, लेकिन वो तो टाइम से निकल गई थी। और उसके बाद वो लगातार जैनम्मा के पास भी कॉल कर रहा था, उसका फोन नहीं लग रहा था। तो आखिर में थक हार कर उसने जाकर अपने सारे ही पड़ोसियों से पूछ लिया कि अभी तक उसकी पत्नी वापस घर पर नहीं आई है, तो क्या वो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर आई है। लेकिन उनके पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जितने भी लोग उनके जान पहचान के उस शहर में रहते थे अप्पाचन ने उन्हें भी पूछ लिया था, लेकिन दूसरी तरफ जैनम्मा के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और आखिर में उसी दिन की शाम होते होते अप्पाचन पुलिस ऑफिसर्स के पास जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उसने सारी ही चीजें डिटेल से बताई कि जनाब सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन पता नहीं अब उसकी पत्नी अचानक से गायब होकर कहां पर चली गई है। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट लिख ली, लेकिन उसके बाद भी इस केस के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। अप्पाचन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक हफ्ता इन बातों को बीत जाता है, 1 महीना बीत चुका था और लगातार टाइम बीतता जा रहा था। और उसके बाद टाइम आता है 4 अगस्त का, जब अप्पाचन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अभी तक वो पुलिस ऑफिसर्स के पास काफी सारे चक्कर लगा रहा था, लेकिन पुलिस तो उसके केस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और आखिर में
थक हार कर अप्पा चंद सीधा का सीधा कोर्ट में ही जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उसने ये केस डाल दिया कि पुलिस ऑफिसर्स मेरे केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और जैसे ही कोर्ट का दबाव पड़ता है तो पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जैनम्मा के बारे में पता लगाया जाता है कि आखिरी टाइम में इनका मोबाइल कहाँ पर बंद हो गया था, कहाँ पर वो गई थी। जाकर उन्होंने योगा सेंटर वालों से भी पूछताछ की, और इसी टाइम बार बार एक बंदे का नाम बीच में आ रहा था, और वो था स्वेस्टन। पुलिस ऑफिसर स्वेस्टन के घर पर जा पहुंचते हैं, उससे जाकर बातें करने लगते हैं, और तभी पुलिस को पता चलता है कि स्वेस्टन तो इस टाइम 68 साल का है। आखिरकार ये एक महिला को गायब क्यों करने लगा? ये तो खुद ही बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो ये किसी महिला को गायब क्यों करने लगा? इसका क्या कारण हो सकता है? यही नॉर्मली बातें इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स स्वेस्टन से पूछ रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया कि हाँ जनाब, मैं उस महिला को काफी अच्छे से जानता था। वो हमारे सेंटर पर ही योगा क्लासेस और थेरेपी लेने के लिए आया करती थी, और वहीं पर हम दोनों की जान पहचान हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस टाइम वो कहां पर चली गई है। लेकिन पुलिस ने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स को जब चेक किया, तो ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में स्वेस्टन ही वो बंदा था जिसने कि जैनम्मा के पास कॉल किया था, और उसके बाद तो वो गायब ही हो गई। लेकिन पुलिस ने जब उसकी लास्ट लोकेशन चेक की, तो ये भी बात पता चलती है कि स्वेस्टन के घर पर ही आखिरी टाइम में वो गई थी। उसके बाद वो खुद भी गायब हो गई, और उसका मोबाइल तो उसके बाद लगातार बंद आ ही रहा है। तो पुलिस ने इस टाइम स्वेस्टन को अपने साथ लिया, उससे पूछताछ जब करनी शुरू की, तो काफी सारे सवाल और भी पुलिस के सामने आ रहे थे कि जो महिला पूरे तरीके से इस टाइम गायब हो चुकी है, उसके सारे के सारे रिलेशनशिप, यानी कि अगर कॉल रिकॉर्ड्स को देखा जाए, उसकी लास्ट लोकेशन को देखा जाए, तो वो तुम्हारे ही घर पर क्यों दिखाई दे रही है? और इसी टाइम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल निकालने के लिए पुलिस ने जब पुरानी फाइलों को संभालना शुरू किया, तभी पुलिस को पता चलता है कि 2006 में एक 47 साल की महिला बिंदु ने भी इसके ऊपर केस किया था। बिंदु का ये कहना था कि इस बंदे ने प्रॉपर्टी के चक्कर में इसके साथ कुछ न कुछ घपला किया है, और स्वेस्टन इस टाइम एक प्रॉपर्टी डीलर था। बाद में बिंदु भी पता नहीं कहां पर गायब हो गई, लेकिन उसने इसके ऊपर केस किया था। तो अब पुलिस को शक होने लगता है कि जरूर इसने ही बिंदु को भी गायब किया हो, और इस टाइम जैनम्मा को वो गायब कर चुका है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में पुलिस ऑफिसर्स सबूत इकट्ठा कर रहे थे, और उसके बाद तो जब पुरानी मिसिंग कंप्लेंट्स को देखा जाता है, इसके खिलाफ किस किस ने केस कर रखे हैं, इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, वो चेक करने पर यह बात पता चलती है कि बिंदु के भाई ने 2017 में पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट की थी कि भाई पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट की थी कि उसकी बहन यहाँ पर अकेले रहा करती थी, लेकिन 2006 के बाद उससे उसकी बातें नहीं हो रही हैं, और 2017 में उसने जाकर पुलिस के पास कंप्लेंट की थी, क्योंकि बिंदु का भाई विदेश में रहा करता था और वो कभी कभार अपनी बहन से मिलने के लिए आ पाया करता था। पिछले काफी दिनों से उसकी बहन से उसकी बातें नहीं हो रही थी, और 2017 में जैसे ही उसे टाइम लगता है तो वो इंडिया वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन तो गायब हो चुकी है, और 2006 में बिंदु ने सीएम स्वेस्टन के ऊपर केस किया था। उसके बाद से ही वो गायब है, उसका फोन कॉल्स कोई भी उसके पास नहीं कर पा रहा है। तो पुलिस का ये अंदाजा था कि जरूर इस बंदे ने उसी टाइम उसे भी गायब कर दिया होगा। पुलिस ऑफिसर्स जब इसके घर पर गए थे तो उन्होंने ये चीज देखी कि इसका घर लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। इसका घर इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके अंदर ही काफ़ी सारी झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, एक तो काफ़ी सारा बड़ा तालाब भी है, और इसका घर तो उस 3 एकड़ में एक छोटी सी जगह पर बना हुआ है। तो पुलिस को अब शक होने लगता है कि ज़रूर इसके घर के आसपास अगर हम लोग छानबीन करनी शुरू कर दें तो हमें यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और अब 2 महिलाओं का तो ऐसा केस पुलिस को मिल ही चुका था जो कि अपने घर से गायब हो चुकी थी। तो पुलिस ने और लोगों के बारे में छानबीन करनी शुरू की जो बंदा इसके साथ टच में था और इस टाइम गायब था। तो पुलिस को पता चलता है कि एक 60 साल की महिला आयशा, जो कि एक पंचायत अधिकारी थी, वो भी आखिरी टाइम में इसी के टच में थी, और उसके बाद किसी को भी नहीं पता कि वो गई तो गई कहां पर। उसके दांत में एक स्टील की कैप थी। आखिरी टाइम में उसकी बेटी ने आकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिरकार वो गई तो गई कहां पर। और इन सारी ही चीजों के बारे में
जैसे जैसे पुलिस को पता चल रहा था तो पुलिस ने उसके घर पर जाकर छानबीन करनी शुरू कर दी। छोटी मोटी जब छानबीन की जाती है तो ये बात पता चलती है कि इसके घर पर काफी सारे इंसानी कंकाल के अवशेष मौजूद हैं। और उसके बाद तो पुलिस को पूरी ही अथॉरिटी मिल चुकी थी, क्योंकि अब पुलिस के पास सबूत इसके खिलाफ थे। तो पुलिस अपने साथ जेसीबी वगैरह लेकर काफी सारे मजदूर ले जाकर उसके घर पर छानबीन करने लगते हैं, खुदाई करने लगते हैं। जहां पर वो तालाब था, जब उसे चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि इसने इस तालाब के अंदर कैटफिश छोड़ रखी है। ऐसी मछलियां जो कि मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। किसी भी तरीके का अगर उन्हें मांस डाल दिया जाए तो वो मांस को नहीं छोड़ती। और जब उन मछलियों को साइड करके जब उस तालाब को साफ किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि इसके अंदर तो एक खोपड़ी मौजूद है। काफी सारे इंसानी हिस्से और भी इसमें मौजूद हैं। बहुत सारी महिलाओं के बैग हुए, पर्स हुए, कपड़े हुए यहाँ पर इस तालाब के अंदर फेंके गए हैं। एक तरफ तो पुलिस ऑफिसर्स इसके घर पर छानबीन कर रहे थे, दूसरी टीम इसके दस्तावेजों को संभाल रही थी कि हाँ भाई 3 महिलाएं तो अभी तक ऐसे मिल चुकी हैं जो कि इसके साथ आखिरी टाइम में रही थी और उसके बाद गायब हो गई। और इसी टाइम सिंधु नाम की भी एक महिला सामने आती है जो कि 2020 में आखिरी टाइम इसी से मिली थी और उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो पुलिस अब जो इसके घर पर छानबीन कर रही थी उसे और ज्यादा तेजी से करने लगती है। और इसी तरीके से छानबीन करते करते आखिर में पुलिस ऑफिसर्स को एक वो स्टील वाला दांत भी मिल जाता है जो कि आयशा के द्वारा डलवाया गया था। आयशा की बेटी ने बताया था कि उसकी माँ को दांत की प्रॉब्लम थी और उनके एक दांत के ऊपर स्टील कैप चढ़ी हुई थी। तो ये स्टील कैप वाला दांत इस टाइम तक पुलिस को मिल चुका था और पुलिस इस बात को कंफर्म कर लेने के लिए कि ये किसी और की नहीं बॉडी जबकि आयशा की ही है, उन्होंने उसकी बेटी का डीएनए लिया। दूसरी तरफ जो कुछ भी अवशेष इस टाइम वहां से तालाब से मिल रहे थे उन्हें चेक करवाना शुरू किया, जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि आखिरी टाइम में जो ये स्कल यहाँ पर मिला है, वो दांत मिला था, वो किसी और का नहीं जबकि आयशा का ही था। पुलिस को इस टाइम स्पेस्टन के घर से एक खोपड़ी मिल चुकी थी, एक जांघ की हड्डी मिल चुकी थी, 22 ऐसी और हड्डियां मिल चुकी थी जो कि इंसान की ही थी। लेकिन अभी तक पुलिस इस बात को लेकर कंफर्म नहीं कि ये सारी की सारी हड्डियां एक ही इंसान की है या फिर अलग अलग इंसानों की, क्योंकि उसने हो सकता है आखिरी टाइम में महिलाओं को इस तरीके से मार लेने के बाद जैसे भी वो अपने घर पर ले जाकर उन्हें ठिकाने लगाया करता था, उसके बाद अपने तालाब में इसने कैटफिश तो पाल ही रखी थी, मांस खाने वाली मछलियां, उनके सामने ले जाकर उसने ये हड्डियां फेंक दी होंगी। और अब इसे काफी सारी और भी महिलाओं को ठिकाने लगाना था, क्योंकि कुल 4 महिलाएं ऐसे सामने अभी तक आ चुकी हैं, कंफर्म जिनका हो चुका है कि आखिरी टाइम में वो इसके साथ थी और उसके बाद ये गायब हुई थी। इसके घर से अब हड्डियां मिल रही हैं, तो इसके बारे में अच्छे से तो सेबेस्टियन ही बता पाएगा कि ये सारी हड्डियां वहां पर कैसे आई, वो सारी ही महिलाएं इसी के पास जाकर गायब कैसे हो रही थी। लेकिन अब उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी, 68-70 साल का वो हो चुका था। तो पुलिस अपने तरीके से भी उससे पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हो सकता है पुलिस ऑफिसर्स इसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाए, काफी ज्यादा एज इसकी हो चुकी है और उसके बाद इसे कोई ना कोई दिक्कत हो जाए, जिसके चलते उसे आराम से वहां पर बैठा कर उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन सेबेस्टियन तो बिल्कुल साफ इनकार कर देता है कि जनाब आप लोग किन महिलाओं के बारे में बातें कर रहे हैं और जो वो हड्डियां आप लोगों को मिली हैं उनके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि आखिरकार वो गई तो गई कहां पर, और जो वो हड्डियां मेरे घर से उनकी मिल रही हैं मुझे नहीं पता कि वो वहां पर कैसे पहुंच गई। लेकिन पुलिस ने जब इस केस को और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया तो ये बात पता चलती है कि इस बंदे ने ही उन सारी महिलाओं का कत्ल किया है और उसका मेन कारण ये है कि ये उन महिलाओं को अपना निशाना बनाया करता था जो कि यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी। उसने ऐसी महिलाओं से यारी दोस्ती बनाना शुरू कर दिया जो कि बिल्कुल अकेले अपने घर पर रहा करती थी या फिर अपने पति के साथ रहती, आगे पीछे उनके ज्यादा नहीं हुआ करते थे, उनके बच्चे या तो विदेशों में रहते या फिर उनके बच्चे होते ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लोग किसी भी तरीके से अगर गायब हो जाते हैं तो उसके बाद इन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा और दूसरी तरफ जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी वो मैं अपने नाम करवा लूंगा। और यही कारण था कि इन चारों ही रिपोर्टों के अनुसार उसने सबसे पहले बिंदु को अपना शिकार बनाया, उसके बाद आयशा को, फिर सिंधु को और अब आखिर में 2024 में जैनम्मा को भी उसने नहीं बख्शा। अब
अब 68 साल का वो हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके अंदर प्रॉपर्टी की भूख थी, जिसके कारण जैनम्मा अब उसके साथ आखिरी टाइम में योगा क्लासेस तो ज्वाइन करने के लिए जाया ही करती थी। वहीं पर उसने जैनम्मा के साथ अपनी दोस्ती बनानी शुरू की। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे टाइम लगा वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर पर लेकर गया और वहाँ पर पता नहीं किस तरीके से उसने उसकी जान ले ली होगी और उसके बाद उसकी वो सारी की सारी हड्डियाँ, उसके शरीर के टुकड़े ले जाकर अपनी कैटफिश को खिला दिए होंगे ताकि सारे के सारे सबूत बिल्कुल ही साफ हो जाएं। लेकिन इन सारी ही चीजों के अभी सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं क्योंकि सेबेस्टियन तो इस बात से मना कर चुका है कि मुझे पता ही नहीं कि वो महिलाएं कैसे गायब हो गई और उसके बाद उनकी जो हड्डियां हैं वो मेरे घर पर कैसे जा पहुंची। पुलिस ने इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के भी इसके लिए अपील की थी, लेकिन सेबेस्टियन ने साफ इनकार कर दिया कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाना चाहता क्योंकि इसके पास ये अधिकार था, तो उसने मना कर दिया। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर अब कंफर्म हो चुकी है कि ये बंदा हमारा किसी भी तरीके से साथ नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ इस बात से भी मना कर रहा है कि इसने उन महिलाओं को गायब नहीं किया, तो ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। और अभी भी पुलिस इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग सेबेस्टियन के बारे में कहना क्या चाहेंगे? वो 68 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके अंदर प्रॉपर्टी की भूख लगातार बढ़ती ही जा रही थी और आखिर में कुछ इस तरीके से जैनम्मा के पति अप्पाचन की मदद से ये सारे के सारे केस बाहर आते हैं। नहीं तो हो सकता है वो बंदा 70 या 75 साल का हो जाने के बाद भी किसी न किसी महिला को अपना शिकार बना लेता। ये काफी ज्यादा अच्छा है कि उसे टाइम रहते पकड़ लिया गया। और दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए और इस तरीके के लोगों से हमेशा ही सावधान रहें।